गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सतह की साझेदारी के अंदर सरकार की जो प्रमुख अंग है जिसकी हमने चर्चा पिछली वीडियो में की थी उसकी बारे में विस्तार से चर्चा हम करते हैं। इस सरकार के निर्माण के लिए जो प्रमुख अंग है वो किस प्रकार के होते हैं। राजनीतिक जो व्यवस्था होती है वो सत्ता की साझेदारी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और साझेदारी का जो है प्रमुख पहलू है का प्रमुख पहलू वो किसको कहा जाता है? राजनीतिक व्यवस्था को। अब किसी भी सरकार का सत्ता के अंदर जो निर्माण होता है तो उसका विभाजन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी प्रकार सरकार के विभाजन के अलग अलग अंग हैं जिसमें 3 अंग प्रमुख रूप से माने जाते हैं और वो 3 अंग सरकार की शक्तियों को अलग अलग रूप से विभाजित करता है, जिसमें प्रमुख तौर से हमने सबसे पहले बात की थी विधान पालिका की। विधान पालिका की या कहें तो संसद भी इसको हम कहते हैं। दूसरा था कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। इसकी चर्चा हमने पीछे की थी। ये बताया गया था भी विधानपालिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका विधानपालिका के द्वारा लागू पारित किए गए कानूनों और इसके द्वारा लागू किए गए कानूनों और न्याय से संबंधित व्यवस्थाओं का जो अनुपालन कौन करती है? वो न्यायपालिका करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानपालिका की। विधानपालिका विधानपालिका जो है वो सरकार का प्रमुख अंग है। सरकार का प्रमुख अंग मानते हैं या इसे पहला अंग माना जाता है। क्योंकि कोई भी देश, किसी भी देश का जो कानूनों का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानपालिका के द्वारा। कानूनों का निर्माण विधानपालिका के द्वारा होता है और इसके अंदर संसद और राज्य विधानसभाएं शामिल होती है। संसद और राज्य विधानसभाएं और इन संसद और राज्य विधानसभाओं के अंदर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें संसद के अंदर जो प्रतिनिधि वो होते हैं एमपीज और विधानसभाओं के अंदर विधानपालिका जो राज्य विधानसभाएं हैं उसमें होते हैं एमएलएज। एमएलए ये तो होते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट और ये होते हैं मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमपीज और जो एमएलए चुने जाते हैं ये अलग अलग मुद्दों पर कार्य करते हैं। सभी जो है अलग अलग मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा की जाती है। इन पर कार्य किसके द्वारा? एमएलए जो एमपी के द्वारा कार्य करते हैं, जो देश के कानून का निर्माण करते हैं और सरकार को ये चलाते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। इसी प्रकार कार्यपालिका में भी सरकार का क्या है? दूसरा अंग जो है सरकार का वो क्या है? कार्यपालिका है और जो कि विधानसभा द्वारा बनाए गए
कानून, विधान सभा के कानून को क्या करती है, लागू करती है। कानूनों को लागू करना किसका कार्य है, कार्यपालिका का कार्य होता है। और इसके अंदर जो कर्मचारी आते हैं, प्रमुख रूप से जो नौकरशाह होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, क्लर्क, चपरासी और जितने भी प्रकार के जो है सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, वो इस अंग के अंदर शामिल होते हैं और देश के कानूनों को ये लागू करते हैं। तीसरा था न्यायपालिका, जो न्याय से संबंधित न्यायिक व्यवस्था को संचालित करती है। अब न्यायपालिका के अंदर इसको जो है सरकार का तीसरा अंग माना जाता है। शॉर्ट क्वेश्चनों में कई बार आ जाता है भी सरकार का तीसरा अंग किसे कहा जाता है, तो वो क्या है, न्यायपालिका, दूसरा अंग कार्यपालिका और पहला अंग या प्रमुख अंग कौन है, संसद यानी विधान पालिका। न्यायपालिका जो है वो सरकार का तीसरा और अंतिम अंग भी होता है, ये अंतिम अंग भी इसको कहते हैं। यह विधान पालिका द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, कानून का ये प्रयोग करती है। कानूनों का प्रयोग करना किसके द्वारा होता है, न्यायपालिका के द्वारा तथा कार्यपालिका और उसके द्वारा किए गए जो निर्णय होते हैं, निर्णयों को लागू करवाती है। लागू करवाने के लिए ये किस पर दबाव डाल आदेश पारित जो है करती है, या कार्यपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, विधान पालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको लागू करवाना किसका काम है, उसके निर्णय को लागू करने के लिए जो जवाब देती है वो कौन है, न्यायपालिका के द्वारा। न्यायपालिका को देश के संविधान का रखवाला कहा जाता है। संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है, न्यायपालिका को कहा जाता है। तो ये थी सरकार के 3 प्रमुख अंग और उसके बारे में जो है व्यवस्थाएं या इसके अंदर जो प्रतिनिधि और जो कर्मचारी और व्यवस्थाएं जो किए जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सत्ता की जो साझेदारी है, सरकार के जो विभिन्न अंग है, कोई भी सरकार के निर्माण के लिए विभिन्न दलों के द्वारा आपसी जो समझौते किए जाते हैं, बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यक भी बहुमत के आधार पर जो सरकारों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार जिन 2 देशों की चर्चा इसमें हमने की है उसमें प्रमुख तौर से थे बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम में समूहों की जो व्यवस्था की गई थी वो किस प्रकार की गई थी। बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है और भाषाई समूह के आधार पर ये बंटा हुआ है, जिसमें से प्रमुख तौर से 3 भाषा समूह जो है वो है, और श्रीलंका में भी 3 भाषाई समूह जो है माने जाते हैं। बेल्जियम के अंदर भाषाई जो समूह है वो उसमें प्रमुख इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन, ये 3 भाषाई समूह थी। और डच भाषा जो बोलने वाले थे, डच भाषा को बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग थे, 59% लोग थे। और इस कारण ही फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत, 40%। और इस बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के कारण ही 1950 और 60 1950 और 60 के दशक में
इन दो भाषाई समूहों के बीच में तनाव पैदा हो गया था। इसलिए बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में 1970 और 1993 के अंदर संविधान के अंदर कुछ बदलाव किए। संविधान में बदलाव किए गए ताकि संशोधन के बाद में सत्ता की जो साझेदारी का है उचित प्रबंध किया जा सके और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्थायी सरकार का निर्माण किया जा सके। इसके लिए जो प्रयास किए गए थे उसमें प्रमुख तौर से कौन कौन से हैं, वो है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार का जो निर्माण किया गया था वो दो आधार पर किया गया था, दो समूहों में। समूहों में केंद्रीय सरकार में जो दोनों समूह हैं कि जो है मंत्री रखने का प्रावधान किया गया है, यानी दोनों समूहों से प्रमुख तौर से जो है मंत्री रखे जाएंगे और कुछ कानूनों को पास करने के लिए कानून पास करने के लिए क्या था, बहुमत या बहुसंख्या की आवश्यकता होती थी। बहुसंख्या की आवश्यकता इसलिए थी भी कोई भी जो समूह है वो स्वयं ही जो है निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। दूसरा था दोनों क्षेत्रों की प्रांतीय सरकारों की, दोनों क्षेत्रों की प्रांतीय सरकारों का जो निर्माण हुआ था। प्रांतीय सरकार जैसे राज्य सरकारों का जो निर्माण होता है प्रदेश के आधार पर, प्रांतीय सरकार को केंद्र सरकार के समान दर्जा दिया गया था, यानी केंद्र के पास केंद्र सरकार के समान शक्तियां जो है प्रदान की गई थी, जो कि जो प्रांतीय सरकारें थी अब केंद्र सरकार के जो नीचे नहीं रही थी, बल्कि उसके पास भी केंद्र सरकार के समान अपने जो है निर्णय लेने की शक्ति उनके पास थी। तो तीसरा, बेल्जियम की राजधानी क्या थी, ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी क्या है, अलग सरकार का निर्माण किया गया, जहाँ पे दोनों समुदायों की समान शक्तियाँ जो है सरकार के अंदर दी गई थी। यहाँ पे ब्रुसेल्स में अलग सरकार का निर्माण किया गया था और जिसमें दोनों भाषाई जो समूह थे उसमें दोनों को बराबर जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी। एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, सामुदायिक सरकार का गठन भी किया गया था और भाषाई समुदाय में जो है संबंधित लोगों के द्वारा चुनी गई थी। सामुदायिक जो सरकार था वो किसी ने भाषाई समूहों के द्वारा जो है सरकार का निर्माण किया गया था या चुना गया था और इस सरकार को कई मुद्दों से संबंधित जो अधिकार थे वो दिए गए थे। उनमें से प्रमुख थे भाषाई जो अधिकार, यानी भाषा, शैक्षिक और सांस्कृतिक जो अधिकार है वो सामुदायिक सरकारों के पास दिए हुए थे। तो ये थे बेल्जियम के अंदर
जो व्यवस्था थी समूहों की वो किस प्रकार थी। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की जो जातीय संरचना थी, श्रीलंका के लोगों की जो दोनों जो समूह थे वो किस प्रकार थे। श्रीलंका जो है भारत का क्या है, पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश। और श्रीलंका जो है वो दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया का एक द्वीपीय समूह है, यानी एक प्रकार का द्वीप है। और इसका जो आकार है या जो क्षेत्रफल है वो क्या है, हरियाणा से भी कम है, यानी अपने भारत के हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 12,444 किलोमीटर, सॉरी हाँ, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है उसके आकार की क्षेत्रफल के वो बराबर है। और इसकी जो जनसंख्या है वो क्या है, 20 मिलियन। 20 मिलियन जो जनसंख्या, जो लगभग कितनी है, 2 करोड़ जनसंख्या जो है वो इसकी है। और ये जो जनसंख्या है वो लगभग किसके, हरियाणा की जनसंख्या के बराबर मानी जाती है। अब श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह क्या है, विविधताओं से भरी हुई है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ जो मुख्य तीन भाषाई समूह है। यहाँ पे 3 भाषाई समूह है, जिसमें लगभग 74% जो है सिंहली समुदाय के लोग रहते हैं, यानी सिंहली बोलने वाले जो समूह है। और इसके बाद में तमिल भाषा की बोलने वाले 18% है वो तमिल बोलने वाले लोग हैं। और तमिल जो लोग हैं उसमें से दो प्रकार से इनको बांटा गया है। एक तो 13% जो तमिल लोग थे जो श्रीलंका के अंदर पैदा हुए थे, श्रीलंका में पैदा हुए थे। अब इसमें से इनको क्या कहा जाता, इन्हें श्रीलंकाई तमिल बोला जाता है, जो मूल रूप से वहाँ की जो है निवासी थे। इसके बाद में बाकी जो बचे हुए थे उन्हें पूर्वज औपनिवेशिक शासन के काल के दौरान, यानी भारत से श्रीलंका के लिए बागानों के अंदर काम करने वाली जो औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजी शासन के दौरान वहाँ पे जो भारतीय बागानों में काम करने के लिए लाए गए थे, तो वो जो जनसंख्या है वो क्या है, तमिल। बाकी समूह है जो बचे हुए 13% के अलावा जो 6% भाग था उनका वो तमिल कहलाते थे, जो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। 7% जो लोग हैं, 7% यहाँ पे ईसाई लोग हैं। 7% ईसाई जो मूल रूप से सिंहली और तमिल दोनों प्रकार की भाषा बोलते हैं या दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो तमिल है वो या तो क्या है, हिंदू है या फिर मुस्लिम। और अधिकतर सिंहली भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं, सिंहली भाषा को जो बोलने वाले लोग थे वो कौन है, वो है बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं वो सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं। लगभग 8% जो लोग हैं, यहाँ की 8% जो जनसंख्या है वो किसका प्रयोग करती है, अंग्रेजी भाषा का। यानी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 8% लोग हैं।
और इस अंग्रेजी भाषा में कई कार्यों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार श्रीलंका का जो आकार क्षेत्रफल वो हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कन्फर्म नहीं था, 44,212 वर्ग किलोमीटर किसका है? हरियाणा का जो क्षेत्रफल है। उसी प्रकार जो हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर इसी की जनसंख्या के बराबर जो है श्रीलंका की जनसंख्या है, जो मुख्य रूप से 3 भाषाई जो समूह यहाँ पे बोले जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बहुसंख्यकवाद है, जो सिंहली समुदाय के लोग हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी में सबसे अधिक जो साझेदार है वो बहुसंख्यक है, जहाँ पे सिंहली समुदाय के लोग हैं। थैंक यू।